दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे के काम करवाए, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एजेंट एफआईआर करता है, 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा कानून है, कौन सा संविधान भाई? एक कंपनी। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो के इस भरोसे पर साधारण लोग तालियां बजाकर समर्थन कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आम आदमी की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दरअसल जब भी कोई सांसद या विधायक आम आदमी को यह भरोसा दिलाता है कि उसकी समस्या किसी जुल्म, शोषण, प्रताड़ना, ज्यादती या साजिश के खिलाफ या किसी सरकारी योजना में गड़बड़ी के खिलाफ वह संसद या विधानसभा में आवाज उठाएगा, तो आम आदमी की उम्मीदें जग जाती है। उसे लगता है कि जिसे उसने अपना नुमाइंदा बनाकर संसद या विधानसभा में भेजा है, वह उनकी समस्या के प्रति संजीदा है, उनकी आवाज उठाने के लिए तैयार है, वह उनके वोटों का ख्याल रखता है और लोकतंत्र में वह इसका हकदार है। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र पर कि बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ तैयारियां हैं, पक्ष में कौन लोग, कितने लोग, तजुर्बे वाले विधायी कार्यों के जानकार और पुराने विधायक मंत्री हैं। चर्चा इसकी भी करेंगे कि फर्स्ट टाइम एमएलए की संख्या कितनी है जो पहली बार चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए की संख्या 20 है और इनमें डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो भी शामिल हैं। जयराम कुमार महतो पर सबकी निगाहें टिकी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उनके समर्थक और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लगातार इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि उनका विधायक, उनका नेता इस बार बजट सत्र में बोलेगा, गरजेगा, जनता की आवाज बनेगा। 24 फरवरी से शुरू होने वाला यह बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। 20 दिनों का कार्य दिवस है, यानी 9 दिनों का अवकाश रहेगा। 3 मार्च को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 2024-25 में राज्य सरकार ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार बढ़ने की संभावना है। दरअसल लोगों की निगाहें सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर टिकी है और इस योजना पर सालाना लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। जाहिर तौर पर यह देखा जाना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए सरकार बजट में कितनी राशि का प्रावधान कर रही है। अब चर्चा करते हैं फर्स्ट टाइम 20 एमएलए की, जिन पर लोगों की निगाहें टिकी है और उनमें जयराम कुमार महतो भी शामिल है। जयराम कुमार महतो खुद भी कहते रहे हैं कई सवालों, कई मुद्दे और आंदोलन के दौरान कि इस सवाल को वह विधानसभा में उठाएंगे। वैसे भी जयराम की दिनचर्या पर गौर करेंगे तो यही दिखाई पड़ेगा कि सुबह से रात तक आम आदमी से घिरा एक जनप्रतिनिधि पब्लिक के आवेदन और दरख्वास्तों को पढ़ता हुआ, उस पर कुछ लिखता हुआ और ऑन द स्पॉट उसका समाधान निकालने की कोशिशें करता। सरकारी मुलाजिमों से फोन पर बतियाता, कभी आग्रह करता, कभी झुंझलाता और कभी तेवर तल्ख करता। अब देखा जाना है कि इस बजट सत्र में जयराम कुमार महतो किन सवालों को लेकर विधानसभा में आते हैं, जनता की समस्या पर कितने मुखर होते हैं, विधायी कार्यों को सीखने समझने में वो कितना आगे बढ़ पाते हैं। जयराम कुमार महतो के अलावा जिन 19 एमएलए की हम चर्चा करेंगे, उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्तारूढ़ से पहली बार चुनाव जीतने वाले, तोरपा से सुदीप गुड़िया, खूंटी से रामसूरिया मुंडा, मनोहरपुर से जगत मांझी, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, बोरियो से धनंजय सोरेन और राजमहल से एमटी राजा शामिल हैं।
मनोहरपुर से पहली बार चुनाव जीतने वाले जगत मांझी सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी के पुत्र हैं। जोबा मांझी पहले 5 बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं, कई बार मंत्री भी रही हैं। उधर शिकारीपाड़ा से पहली बार चुनाव जीतने वाले आलोक सोरेन दुमका के सांसद नलीन सोरेन के पुत्र हैं। नलीन सोरेन पहले 7 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं शिकारीपाड़ा से। और भारतीय जनता पार्टी में फर्स्ट टाइम एमएलए की संख्या 7 है। इनमें जमशेदपुर पूर्वी की पूर्णिमा दास साहू शामिल हैं, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की बहू हैं। पूर्णिमा दास साहू के अलावा झरिया से रागिनी सिंह, बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी, बागमारा से शत्रुघ्न महतो, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से उज्जवल कुमार, जमुआ से मंजू कुमारी और झरिया से रागिनी सिंह ने पहली बार चुनाव जीता है। यानी भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक हैं जो पहली बार झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस से 3 विधायक पहली बार चुनाव जीते हैं। इनमें बोकारो की श्वेता सिंह हैं, जो झारखंड के दिग्गज नेता रहे, पूर्व मंत्री दिवंगत समरेश सिंह की बहू हैं। श्वेता सिंह के अलावा पाकुड़ से निशात आलम और कांके से सुरेश बैठा फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। निशात आलम पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी हैं। पिछले साल आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। आलमगीर आलम अभी जेल में है। हालांकि निशात आलम राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने आजसू के उम्मीदवार को 86,000 वोटों से हराया है। 7, 6, 13 और 3, 16 विधायकों की हमने जानकारी दी। अब फर्स्ट टाइम एमएलए जिन 4 लोगों की जानकारी दे रहे हैं उनमें जयराम कुमार महतो हैं, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मांडू से आजसू पार्टी के निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो हैं। सिंदरी से CPI-ML के चंद्रदेव महतो हैं, जो पूर्व विधायक आनंद महतो के पुत्र हैं। और पलामू की विश्रामपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले नरेश सिंह हैं। वैसे सदन में या सत्र में यह मायने नहीं रखता कि आप कितने वोट के अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं, आपने किसे हराया है, अपने क्षेत्र में धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर कितने मुखर रहते हैं, तल्ख तेवर के लिए कितने जाने जाते हैं। सदन या सत्र में किसी सदस्य के लिए मायने यह रखता है कि वह जन सरोकार से जुड़े सवालों का कैसे चयन करता है, किन सवालों को उठाता है, राज्य के किन जरूरी विषयों पर सदन का ध्यान खींचता है। आपके पास हथियार के तौर पर कच्चा चिट्ठा यानी कागजी दस्तावेज कितना रहता है। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा संचालन नियमावली, सवालों के कैटेगरी, कार्यस्थगन प्रस्ताव समेत अन्य विधायी कार्यों की कितनी समझ रखते हैं, या इन चीज़ों को तेजी से सीखने जानने के लिए कितने गंभीर रहते हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए के लिए इन सब विधायी कार्यों को समझना और जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई मौके आते हैं जब सदन में किसी सदस्य को तनाना पड़ता है, और कई मौके आते हैं जब उसे आसन के सामने झुकना भी पड़ता है। यह आपके कैलिबर पर निर्भर करता है कि आप अपने सवालों से सत्ता पक्ष यानी ट्रेजरी बेंच की बोलती कैसे बंद करते हैं, अपने सवाल का समाधान कैसे निकालते हैं, यानी सरकार से जवाब लेने में कैसे सफल होते हैं। यह आपके कैलिबर पर निर्भर करता है कि आपके एक सवाल पर सत्ता या विपक्ष के विधायक भी समर्थन देते हैं। और इन सब के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है, हर दिन तैयारियां करके सदन में आना पड़ता है। हम इन बातों की चर्चा खासकर फर्स्ट टाइम एमएलए के लिए ही कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एमएलए को विधायी कार्यों को जानने, सीखने, समझने के मौके रहते हैं और उन्हें यह जानना, सीखना और समझना ही चाहिए। इसी सिलसिले में मेरे जहन में कॉमरेड महेंद्र सिंह आ रहे हैं। कॉमरेड महेंद्र सिंह की गिरिडीह जिले के दुर्गी धवैया में नक्सलियों ने 2005 में हत्या कर दी थी। वे CPI-ML के अकेले विधायक होने के बाद भी सदन में जब बोलते तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक टक सब उनकी सुनता। साल 2000 में एकीकृत बिहार में वहां के विधानसभा में उन्होंने कुछ विधायकों की यात्रा भत्ता की चोरी से पर्दा उठाते हुए सनसनी मचा दी थी। विधानसभा का सत्र जब शुरू होता तो राज्य भर से लोग उनके पास पहुंचते थे, सबके अपने सवाल, उम्मीदों की गठरी बांधे। लोगों को यही लगता कि अगर महेंद्र ने
सिंह ने सवाल उठा दिया तो न्याय अथवा राहत जरूर मिलेगी। सदन से जब वो बाहर आते तो पत्रकारों से घिरे होते। चलते सत्र में जब भी वह सदन में जाते उनके पास कागजों का ढेर, फाइलों का ढेर होता। वे देर रात तक सवालों की तैयारियां करते। साल 2003 या 2004 मुझे जैसा याद है, उस वक्त मैं अखबार में था और अपने दफ्तर में था। रात के 11:15 बज रहे थे। महेंद्र सिंह का फोन आया। सुखाड़ से जुड़े एक मुद्दे पर उन्होंने कुछ जानकारी लेनी चाहिए। दरअसल सुखाड़ के मुद्दे पर उन्होंने कुछ दस्तावेज दिए थे और मैंने वह रिपोर्ट छापी थी। वह दस्तावेज तब उन्हें अपने आवास पर नहीं मिल रहा था। उस वक्त उनके निजी सहायक राम गुप्ता जी भी नहीं थे। महेंद्र सिंह ने पूछा कि वो रिपोर्ट आपके पास है? मैंने अपने कंप्यूटर में देखकर उस रिपोर्ट के बारे कुछ उनको जानकारी दी। उनके जहन में सारे आंकड़े, सारी चीजें उनके जहन में आ गए। मैंने पूछा, इतनी रात क्या हो गया, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा कि इस मामले में एक सवाल डाला है, संभव है कल जवाब आए और मुझे पता है कि जवाब क्या आना है, इसलिए मैं पूरक तैयार कर लेना चाहता हूं। यानी महेंद्र सिंह को पता होता था कि उनके सवाल पर सरकार का जवाब क्या आएगा और इससे पहले वे पूरक सवाल की तैयारी कर लेते थे। झारखंड विधानसभा में वे इकलौते विधायक थे और उनके सवालों पर सरकार कई मौके पर घिर जाती। अधिकारी दीर्घा में बैठे अफसर सकपकाए रहते कि न जाने महेंद्र सिंह कौन सा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। वे दस्तावेजी सबूत के साथ सदन में उपस्थित होते। किसी सवाल पर जब वह बोलते तो पूरा सदन उन्हें सुनने के लिए मजबूर होता। कई मौके पर वह तर्क और तथ्यों के साथ सरकार की बखिया उधेड़ कर रख देते। राज्यपाल के अभिभाषण हो, बजट पर चर्चा हो, किसी भी सवाल पर महेंद्र सिंह इतने मुखर होते कि जनता की उम्मीद उनसे लगी रहती थी। और ऐसा नहीं कि महेंद्र सिंह सिर्फ बगोदर के सवाल उठाते थे, वे पूरे राज्य के सवाल उठाते थे। और बाद में बगोदर से विधायक विनोद सिंह ने भी हद तक महेंद्र सिंह का अनुसरण किया। विनोद सिंह भी राज्य भर के सवाल विधानसभा में उठाते रहे। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइम कुछ और एमएलए की। मसलन जमशेदपुर पूर्वी सीट से भारतीय जनता पार्टी की पूर्णिमा दास साहू पीपुल फ्रेंडली रही हैं, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, विधानसभा चुनाव के समय मुखर रही हैं, विपक्ष का हिस्सा हैं, इसलिए उनके पास बोलने के मौके भी हैं। अपने क्षेत्र के किन सवालों को वो उठाती हैं, इसे देखा जाना है। पूर्णिमा दास साहू के अलावा सिंदरी से चुनाव जीतकर आए CPI-ML के चंद्रदेव महतो, जो मजदूरों के आंदोलन, मजदूरों के सवाल पर मुखर रहे हैं, विस्थापन के सवाल पर बोलते रहे हैं, उनका भी प्रदर्शन देखा जाना है। इनके अलावा बोकारो से चुनाव जीतकर आई कांग्रेस की श्वेता सिंह भी सुलझी हुई नेता हैं। विधानसभा के बजट सत्र में उनके सामने भी सीखने समझने के मौके हैं और कैसे सवालों को उठाती हैं, यह देखा जाना है। इनके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ से तोरपा सीट से चुनाव जीतकर आए सुदीप गुड़िया आदिवासी इलाके से आते हैं, आदिवासी सवालों पर, आदिवासी विषयों पर मुखर रहे हैं, संघर्ष और आंदोलन की उपज हैं। इस बार के विधानसभा सत्र में सुदीप गुड़िया के अलावा आदिवासी इलाके से पहली बार चुनाव जीतकर आए आलोक सोरेन, जगत मांझी, राम सूर्या मुंडा, धनंजय सोरेन का भी प्रदर्शन देखा जाना है। बजट सत्र का कार्यकाल लंबा होगा। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर वाद विवाद होगा। फर्स्ट टाइम एमएलए के लिए ही विनियोग, विधेयक, गैर सरकारी संकल्प, इन सब चीजों को भी जानना होगा। दूसरा, सवालों में अल्पसूचित, ध्यानाकर्षण, तारांकित और 0 आवर के अहमियत को भी समझना पड़ेगा। यानी सवालों के जो कैटेगरी होते हैं उनमें ध्यानाकर्षण होते हैं, अल्पसूचित होते हैं, तारांकित होते हैं, 0 आवर होते हैं और सबके अपने नियम और कायदे हैं। किन सवालों को किस श्रेणी में रखना है, कब उठाना है, कैसे पेश करना है, सबके अपने नियम और कायदे हैं और सबके अपने महत्व हैं। अब विधानसभा के स्वरूप पर चर्चा कर लेते हैं। सत्ता पक्ष में 56 विधायक होंगे
और विपक्ष में 25 लोग होंगे, इनमें टाइगर जयराम भी शामिल है जो विपक्ष खेमा में बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी 21 के पास 21 विधायक हैं। एलजेपी के 1 विधायक हैं जो चतरा से जीत कर आए हैं। जनार्दन पासवान पुराने विधायक हैं, अनुभवी हैं। विपक्ष में ही सरयू राय भी एक अहम चेहरा होंगे जो जमशेदपुर पश्चिम सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, विधायी कार्यों के जानकार रहे हैं, शासन प्रशासन की नाकामियां खामियों को बखूबी जानते परखते हैं। एक सवाल से कई सवाल निकाल लेते हैं, उनके कई सवाल पर सरकार की बोलती बंद हो जाती है, अधिकारी सकते में रहे। बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, चंपाई सोरेन, नवीन जायसवाल, नीरा यादव, सत्येंद्र तिवारी सरीखे पुराने अनुभवी और जानकार नेता हैं। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष में भी कई विधायक और मंत्री जानकार हैं, पुराने हैं, अनुभवी हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव 6 बार चुनाव जीत कर आए हैं। विधानसभा के कार्यवाही में यानी सदन में पूरी तैयारी के साथ आते हैं। उनके सवाल पर भी अक्सर सरकार घिर जाती है, लेकिन अब वे सत्ता पक्ष में है, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी विधायी कार्यों के जानकार हैं, पुराने और अनुभवी हैं। जाहिर तौर पर छठे विधानसभा के पहले बजट सत्र पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी है और हर किसी आम आदमी को यही लगता है कि उसके सवाल विधानसभा में उठाए जाएंगे। युवाओं की नजरें भी विधानसभा के सत्र पर टिकी है। नौकरी, रोजगार और पेपर लीक के मामले, लंबित परीक्षाओं, रिजल्ट, जेपीएससी के अध्यक्ष की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, यह भी विधानसभा में उछलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भी अध्यक्ष पद की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। विपक्ष यह कोशिश करेगा कि इन सवालों पर वह सरकार की घेराबंदी करे। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर।